गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद इंजीनियर साहब में। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के शॉर्ट नोट्स। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके एसएससी जेईई आरआर जो राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट से 8 से 10 नंबर का वेटेज रहता है जो अपनी शॉर्ट नोट्स की सहायता से आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन एस्टिमेशन। तो दोस्तों एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन होता है आपकी प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना, जिसमें अपने यूनिट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जहाँ से एक से दो क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो यहाँ से देखो एक्सकावेशन से शुरू करते हैं दोस्तों। तो एक्सकावेशन जो होता है अपना मीटर क्यूब में लेते हैं। एक्सकावेशन हो चाहे फिलिंग हो चाहे पडिंग हो या कोरिंग हो या ब्लास्टिंग हो, तो इन सबको अपन किस में लेंगे? मीटर क्यूब में। उसके बाद बात करते हैं अपन सरफेस ड्रेसिंग हो, क्लीनिंग हो या फिर जो सोइल होती है उसकी लेवलिंग करना हो, तो उन सब के लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर स्क्वायर। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कटिंग या फिर काउंटिंग ऑफ द ट्रीज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो हाईवे बनता है हाईवे के पैरेलल अपन प्लांटेशन करते हैं, तो जो प्लांटेशन का जो एस्टिमेशन होगा वो उनके नंबर्स के आधार पर होगा, नंबर ऑफ द ट्री के आधार पे होगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जैसे कंक्रीट से कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, तो जो भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं फाउंडेशन में, या फिर सीमेंट कंक्रीट है या फिर आरसीसी है या पीसीसी है या फिर आरसीसी छज्जा है या सनसेड है, या कंक्रीट के बेड बना रहे हैं अपन, तो उसके लिए जो यूनिट अपन काम में लेंगे वो लेंगे मीटर क्यूब। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं जाली वर्क, जाफरी वर्क या फिर लाइम कंक्रीटिंग। अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है वहाँ पे, अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे जो यूनिट होगी वो होगी मीटर स्क्वायर में। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं डीपीसी। डीपीसी आप लोगों का जो डैम प्रूफ कोर्स जो होती है, जो कि अपने मॉइस्चर को अपनी जो स्ट्रक्चर है उसमें जाने से रोकती है, तो उसके लिए जो अपन यूनिट यूज में लेते हैं वो लेते हैं मीटर स्क्वायर। उसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क। अगर बल्क में अपन ने वर्क किया है, चाहे वो स्टोन वर्क हो या ब्रिक वर्क, उसके लिए अपन जो यूनिट काम में लेंगे दोस्तों वो लेंगे अपन मीटर क्यूब। चाहे वो ब्रिक आर्चेस बना रहे हो या फिर सन ड्राई ब्रिक वर्क हो या फिर आरबी वर्क हो, रिनफोर्स ब्रिक वर्क हो, उसके लिए अपन यूनिट जो लेंगे वो मीटर क्यूब लेंगे। अगर अपन हाफ ब्रिक वर्क बना रहे हैं या कोई पार्टीशन वॉल बना रहे हैं या फिर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो अपन उसका एस्टिमेशन के लिए जो यूनिट लेंगे वो लेंगे मीटर स्क्वायर में। उसके बाद में अगर दोस्तों कोई प्रोजेक्शन स्पेसिफाइड हो, जैसे अपन ब्रिक की कोपिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कोई ब्रिक की कोर्स बना रहे हो या फिर ड्रिप बना रहे हो, उसके अलावा वेदर कोर्स अगर कोई बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? उसका प्रोजेक्शन स्पेसिफाइड होगा। मतलब प्रोजेक्शन स्पेसिफाइड का मतलब होता है दोस्तों कि दो डायमेंशन की फिक्स होगी और वन लीनियर लेंथ वाइज उसकी प्रोजेक्शन होगी। तो वहाँ पे जो यूनिट होगी वहाँ पे कौन सी यूनिट लेंगे अपन? मीटर में लेंगे दोस्तों। उसके अलावा देखो एजिंग में भी मीटर में लेते हैं। स्टोन वर्क की अपन ने अभी बात की है, स्टोन वर्क में क्या करते हैं कि मीटर क्यूब यूनिट लेते हैं। चाहे स्टोन वर्क से बीम बना रहे हो, लिंटेन बना रहे हो, है ना, जहाँ पे थिकनेस लिंटेन की 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना जरूरी है दोस्तों, वहाँ पे क्या लेंगे? मीटर क्यूब। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर थिकनेस स्पेसिफाइड वर्क है, फेसिंग कलर कर रहे हैं या फिर फ्लोरिंग कर रहे हैं या रूफिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। उसके अलावा वुड वर्क अपने मीटर क्यूब में देख लिया। वुड वर्क के अलावा अगर फिर कोई डोर बना रहे हैं वुड के, या फिर कोई बोर्ड बना रहे हैं या कोई डोर की पार्टीशन बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई थिकनेस स्पेसिफाइड कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो यूनिट होगी दोस्तों वो मीटर स्क्वायर में होगी। अगर वुड की कोई फिटिंग कर रहे हैं या आपके डोर विंडो में कोई हैंडल लगा रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ डोर या हैंडल्स जो है उनके पॉइंट के आधार पर उसकी एस्टिमेशन होगी। उसके अलावा अगर अपने देखा होगा शटरिंग के नीचे बली लगी होती है, तो बली का अगर डाया स्पेसिफाइड है, बली का डाया अगर स्पेसिफाइड है, तो वहाँ पे जो यूनिट लेंगे अपन क्या लेंगे? मीटर में लेंगे। उसके बाद करते हैं अपन स्टील वर्क की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि स्टील के अगर बार से वो नेट बनाते हैं शटरिंग के ऊपर फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे जो उसका जो पेमेंट का जो एस्टिमेशन का जो होता है यूनिट वो होता है क्विंटल में। जैसे आप कितने क्विंटल बार्स को नेट में काम में लिया हो, तो वो चीज़ आपकी क्विंटल में हो जाएगी। उसके अलावा फैब्रिक रिइंफोर्समेंट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई आयरन का गेट बना रहे हो, पेनलिंग कर रहे हो, विंडो बना रहे हो, ग्रिल या फिर रोलिंग शटर इत्यादि के लिए जो डायमेंशन स्पेसिफाइड होगी वो होगी मीटर स्क्वायर में। दोस्तों ध्यान रखना, आप अगर वेल्डिंग सोल्डिंग या कटिंग कर रहे हो, वेल्डिंग सोल्डिंग या कटिंग तीनों का ध्यान रखना। जैसे अपन ने स्टील में भी पढ़ा था, स्टील स्ट्रक्चर में, कि अगर जो फिलेट वेल्ड है वहाँ पे जो यूनिट अपन ले रहे थे वो सेंटीमीटर में ले रहे थे, तो वेल्डिंग सोल्डिंग और कटिंग के लिए जो यूनिट अपन काम में लेंगे वो होगी सेंटीमीटर। उसके बाद में बात कर रहे हैं
आयरन रेलिंग हो गया या बार्ड वायर्स हो गई, फेंसिंग हो गई, कास्ट आयरन पाइप हो गया, जिनका डाया स्पेसिफाइड है और लेंथ वाइज वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे जो यूनिट आप काम में लोगे वो हो जाएगी मीटर। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं प्लास्टरिंग कर रहे हैं या पॉइंटिंग कर रहे हैं या फिनिशिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वर्क अपन करेंगे उसके एस्टिमेशन के लिए जो यूनिट काम में आएगी वो मीटर स्क्वायर में आएगी। इन वर्क्स में अपन देख सकते हैं प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, रबिंग, डेडो वर्क, वाइट वॉशिंग, आप जो वाइट वॉशिंग करते हैं वो, उसके अलावा पेंटिंग, डिस्टेम्परिंग या सीमेंट की फिनिशिंग हो या पॉलिशिंग, ऑयलिंग, कोल्डरिंग या रिमूविंग ऑफ एनी टाइप ऑफ प्लास्टर, इन सब के लिए अपन जो यूनिट काम में लेंगे वो लेंगे मीटर स्क्वायर में। दोस्तों इसके अलावा होती है स्कर्टिंग, कोई लेंथ वाइज वर्क। स्कर्टिंग आपने देखा होगा जो आपकी फ्लोर होती है उस फ्लोर के जो साइड में आपने देखा होगा कि जो बनी होती है स्कर्टिंग, क्या होती है स्कर्टिंग। तो अगर स्कर्टिंग का अपन को एस्टिमेशन करना हो तो स्कर्टिंग का एस्टिमेशन करेंगे दोस्तों अपन किस में, मीटर में। उसके अलावा देखो रूफिंग कर रहे हैं अपन, आरसीसी बना रहे हैं, कोई भी रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में। उसके अलावा दोस्तों इन सब का देख लेना आप लोग, उसमें देखा आपको। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी जॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई एक्सपांसन जॉइंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो या रिज वैली हो या गटर का जो एक्सोवेशन करते हैं, गटर को जो डिगिंग करते हैं, उनकी जो यूनिट लेते हैं वो लेंथ वाइज होने के कारण मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। उसके अलावा देखो फ्लोरिंग की बात करते हैं तो किसी भी टाइप का अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है, वहाँ पे अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है उस वर्क के लिए जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। तो यहाँ पे अपन को जो निष्कर्ष निकल के आया दोस्तों वो यही है कि प्रोजेक्शन स्पेसिफाइड है तो रनिंग मीटर में लेंगे, थिकनेस स्पेसिफाइड है तो स्क्वायर मीटर में लेंगे, अगर लेंथ वाइज वर्क करना है तो रनिंग मीटर में लेंगे। उसके बाद भी कुछ मिसलेसियस डेटा हो रहा है, ये सबको आपको याद करने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से देखो पिछली बार भी एक बार पूछा था यहाँ से क्वेश्चन कि जैसे अपन को कोई भी दिया हुआ हो, जैसे वेल सिंकिंग कर रहे हो या पाइल सिंकिंग कर रहे हो तो लेंथ वाइज वर्क कर रहे हो ना, तो वहाँ पे जो यूनिट लेंगे वो किस में लेंगे, मीटर में। तो इन सबका आप ध्यान रखना। उसके अलावा देखो दोस्तों अपन और देखते हैं आगे, डिडक्शंस की बात करते हैं। तो देखो डिडक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने बना के कोई वॉल कंस्ट्रक्ट की है और उस वॉल को कंस्ट्रक्शन करने में आपने उस वॉल में विंडो और डोर भी दिया है, तो जब आपको उस पर प्लास्टर करना है या मेसनरी करना है तो जो ओवरऑल साइज, जैसे मान लो 10 बाई 10 की आपने वॉल कंस्ट्रक्ट की है, तो ये ऐसे तो है नहीं कि आप टोटली जो 10 बाई 10 का पेमेंट दे दोगे कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपकी विंडो है और जो आपका डोर है उसके लिए कई जगह डिडक्शन करेंगे, कई जगह नहीं करेंगे। ये करेंगे या नहीं करेंगे इसका जो डिसीजन है वो अपना कोड करता है, और जिसमें कुछ स्पेसिफाइड नोटेशंस है वो आप अपन आगे देखते हैं ना। तो डिडक्शन की बात करते हैं अपन, तो जैसे मेसनरी में डिडक्शन किस तरह से, देखो कोई डिडक्शन नहीं करेंगे अगर ओपनिंग जो आपकी मेसनरी की 0.1 से कम है, 0.1 मीटर स्क्वायर से अगर ओपनिंग कम है, चाहे वो होल हो, चाहे वेंटिलेशन हो, या चाहे विंडो हो या डोर हो, अगर 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है आपकी ओपनिंग तो वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा, कंप्लीट आपकी जो साइज़ है वो पे की जाएगी। तो यहाँ पे उसके अलावा देखो एंड्स ऑफ द बीम, पोस्ट, राफ्टर्स, पुलिंग, जितने भी बीम वगैरह आ रहे हैं ना, तो उनकी जो साइज़ है वो उनकी जो साइज़ है वो भी डिडक्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोई भी बेड प्लेट है, दोस्तों आपने देखा होगा कि मेसनरी में बेड प्लेट लगाते हैं अपन, तो अगर बेड प्लेट हो या फिर कोई छज्जा हो या वॉल बियरिंग हो, तो जो बियरिंग प्लेट है उनकी साइज़ अगर 10 mm से कम है तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कहाँ पे डिडक्शन करेंगे, तो देखो ये आर्चेस वगैरह के लिए डिडक्शन का दिया हुआ है, अगर इनसे ज़्यादा हो साइज 10 mm से ज़्यादा होगी तो वहाँ डिडक्शन होगा, है ना। तो अगर स्मॉल ओपनिंग्स के लिए देखो 0.5 0.1 अगर से कम था तो कोई डिडक्शन नहीं हो रहा था, अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक। अगर यहाँ पे प्लास्टर की अपन बात कर रहे हैं, प्लास्टर देखो मेसनरी में अपन ने देखा था 0.1 से अगर कम ओपनिंग थी, 0.1 से कम ओपनिंग थी तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं हो रहा था। ऐसे जो प्लास्टर में है वहाँ भी अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर कम साइज की कोई ओपनिंग है तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा। उसके अलावा अगर 0.5 से लेकर अगर 3 मीटर स्क्वायर तक की कोई ओपनिंग है, कोई भी विंडो है, वेंटिलेशन या डोर है, तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, वन फेस की डिडक्शन करेंगे। दोस्तों वन फेस का मतलब क्या हुआ, आपकी जो दीवार है, दीवार के 2 फेस है, तो आप जब एस्टिमेशन करोगे वहाँ पे जो बिल बनाओगे, प्लास्टरिंग का जो चार्ज आप दोगे, तो उसका लिए आप दोनों साइज की दोनों सरफेस का कैलकुलेशन करोगे, तो वहाँ पे आप एक सरफेस की कैलकुलेशन को हटा दोगे जो ओपनिंग है उसकी केवल, है ना। तो वहाँ से क्या करोगे, उसकी डिडक्ट कर दोगे, तो वन फेस की डिडक्शन करेंगे। और अगर 3 मीटर स्क्वायर से कम्प्लीटली ज़्यादा है आपकी ओपनिंग, 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है आपकी जो ओपनिंग है उसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे 2 फेस डिडक्शन करोगे, आप दोनों तरफ की फेस का डिडक्शन कर दोगे। अब आगे देखो दोस्तों, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करते हैं।
डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करते हो तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या हो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं अपन, एस्टिमेशन करते हैं ऑल डायमेंशन शुड बी मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। अगर लेंथ वाइज कोई डायमेंशन मेजर करनी है तो वो हो जाएगा 0.01 मीटर। अगर एरिया की बात करेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो 0.01 मीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो वुड की होती है वो मिनिमम जो डायमेंशन लेते हैं अपन वो 2 mm लेते हैं यहाँ से। उसके बाद में देखो जो चार्जेस लेते हैं अपने जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी सैनिटेशन के लिए जो आपके पास जो वाटर चार्जेस उनकी बात करते हैं अपन, है ना। तो जो सैनिटेशन और उसके अलावा वाटर सप्लाई का जो चार्ज होता है ना वो होता है 8% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8%, इलेक्ट्रिक फैन के लिए 4%। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है वो एक्स्ट्रा रखा जाता है 10%। उसके अलावा प्रोविज़न करते हैं अपन वर्क चार्ज, उसके बाद 1.5 से, उसके बाद में बात करते हैं अपन 1.5 से, उसके बाद जो अपने प्रोविज़न ऑफ वर्क चार्ज होता है वो 1.5 से 2% होता है। उसके बाद में जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो 5 से 10% होती है। तो दोस्तों अपन जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मानते हैं अपन ओवरऑल कॉस्ट की, वो मानते हैं 10 से 25 से 35%। और जो कॉन्टीजेंसीज होती है वो होती है 3 से 5%। तो देखो आगे देखेंगे दोस्तों कॉन्टीजेंसीज क्या होती है। उसके बाद में बात करते हैं टूल्स और प्लांट के लिए 1 से 1.5%। डिपार्टमेंटल जो चार्जेस होते हैं वो 10 से 15%। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एक जो अपने जो स्किल्ड लेबर होती है। देखो दोस्तों लेबर जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी स्किल्ड लेबर, दूसरी होती है सेमी स्किल्ड, और एक होती है अनस्किल्ड। जो स्किल्ड लेबर जो मतलब कंप्लीटली वर्क को जानता हो, एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, तो जो स्किल्ड लेबर होती है उस वो पर डे कितना वर्क कर सकती है वो अपन उसमें लेंगे। तो देखो अगर उसको ब्रिक वर्क दिया गया है वो, और ब्रिक में भी 2 चीज़ होगी, एक तो फाउंडेशन में अगर वर्क कर रहा हो, एक सुपर स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हो, मतलब एक प्लिंथ लेवल से नीचे काम कर रहा हो, एक प्लिंथ लेवल से ऊपर काम कर रहा हो। तो अगर वो ब्रिक वर्क को प्लिंथ लेवल से नीचे मतलब फाउंडेशन में अगर वर्क करेगा ब्रिक्स का, तो वो कर देगा 1.25 मीटर क्यूब। तो मतलब वो 1.25 मीटर क्यूब क्या कर देगा, वर्क वहाँ पे कर देगा। उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर में अगर वो वर्क कर रहा है तो 1 मीटर क्यूब कर देगा। हाफ ब्रिक वर्क अगर कर रहा है वो, अगर हाफ ब्रिक वर्क कर रहा है, हाफ ब्रिक का मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक तो बना रहे हैं 9 इंच वॉल हो गई, एक हो गई 4.5 इंच की वॉल। तो वहाँ पे जो बना रहा है वो हाफ ब्रिक वर्क अगर कर रहा है तो वो 5 मीटर क्यूब वर्क कर देगा। अगर रबल मशीनरी वहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, रबल मशीनरी, तो वो 1 मीटर क्यूब कर देगा। असलार मशीनरी जो स्टोन की ड्रेसिंग कर रहा है तो वो 0.7 मीटर क्यूब का। तो इस तरह से दोस्तों वो कर सकता है काम। अगर एक्सकवेशन की बात करते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक्सकवेशन के लिए बोला गया है, तो वो क्या करेगा, एक्सकवेशन अगर कर रहा है तो वो अगर एक्सकवेशन डिपेंड करेगा कि वो कौन से सोल पे एक्सकवेशन कर रहा है। अगर वो ऑर्डिनरी जो सामान्य जो मिट्टी है वहाँ पे अगर खुदाई कर रहा है, एक्सकवेशन कर रहा है, तो वो 3 मीटर क्यूब कर देगा। अगर उसको हार्ड सोइल दी गई है वहाँ पे एक्सकवेशन के लिए बोला गया है तो वो 2 मीटर क्यूब कर देगा। अगर रॉकी स्ट्रक्चर के लिए, रॉकी सोइल के लिए बोला गया है तो वो 1 मीटर क्यूब वर्क ही कर पाएगा। उसके अलावा अगर फिलिंग के लिए बोला गया है उसको, अगर आपने डिगिंग या एक्सकवेशन पहले कर दिए उसके बाद अगर फिलिंग के लिए बोला गया है तो जो वो फिलिंग करेगा वो 4 मीटर क्यूब एक दिन में कर देगा। उसके बाद कंक्रीट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंक्रीट में अगर वो है ना पीसीसी जो वर्क करेगा वो 5 मीटर क्यूब कर देगा। और पीसीसी के अलावा अगर वो, तो दोस्तों अगर उसको आरसीसी के लिए बोला गया है तो वो कितनी आर कर देगा, आरसीसी 3 मीटर क्यूब। अगर उसको रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क के लिए बोला गया है तो वो कितना कर देगा, 1 मीटर क्यूब। अगर वाइट वॉशिंग के लिए बोला गया है तो देखो वाइट वॉशिंग आपकी होती है 1 हैंड और 3 हैंड। तो अगर 1 हैंड अगर वाइट वॉशिंग कर रहा है आपकी वॉल सरफेस पे तो वो 200 मीटर स्क्वायर पे कर देगा। अगर उसको 3 हैंड के लिए बोला गया है तो क्या करेगा, 3 हैंड के लिए, 3 हैंड में वो 70 मीटर स्क्वायर तक उसकी वाइट वॉशिंग कर देगा। तो अगर अपन बात करें लाइम कंक्रीटिंग की, तो लाइम कंक्रीटिंग वो कर देगा 8.5 मीटर क्यूब, वो रूफिंग कर देगा 6 मीटर क्यूब। इस तरह और देख सकते हो आप दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं अपन क्वालिटीज़ ऑफ द वेरियस मटेरियल। तो जो क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो दोस्तों क्वालिटीज़ में आता है कि अपने जो वर्क कर रहे हैं अपन, जैसे अपन कंक्रीट बना रहे हैं तो वहाँ पे जो वॉल्यूम अपन लेंगे ड्राई कंक्रीट का और उससे जो वेट कंक्रीट बनाएंगे। तो जब अपन वाटर ऐड करते हैं, अपन को पता है कंक्रीट में वाटर, सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट होता है। तो जब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट में अपन कंक्रीट ऐड करेंगे तो वो श्रिंक करेगा। तो उसके लिए अपन को जो वॉल्यूम है ड्राई एग्रीगेट का वो वेट एग्रीगेट से ज़्यादा लेना पड़ेगा। और वो कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा दोस्तों आपको 1.25 मीटर क्यूब। तो अगर वन मीटर क्यूब आपको कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए 1.25
मीटर क्यूब आपको ड्राई कंक्रीट लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे दोस्तों इस तरह से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल की हल्की सी प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों आपको। उसके बाद में लेबर रिक्वायरमेंट का देखते हैं अपन, जैसे अपन को अर्थवर्क करना है, और अगर अर्थवर्क में आपको देखना है कि अगर, तो उस अर्थवर्क के लिए देखो आपको बेलदार की रिक्वायरमेंट होगी, मजदूर की रिक्वायरमेंट होगी, मेसन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अलावा मिस्त्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो ये अलग अलग व्यक्ति होती है जिनका काम होता है। मेसन जैसे कारीगर जो उसका जो कारीगर का काम हो गया, मिस्त्री हो गया, मेसन हो गया, उसके अलावा बेलदार हो गया। तो अपन को जैसे लेबर रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो अपन बोल सकते हैं जैसे मेरे को 1 मीटर क्यूब अगर मेसनरी करवानी है तो उसके लिए कितने मेरे को मजदूर चाहिए, कितने मेसन चाहिए, कितने मेरे को मिस्त्री चाहिए, तो इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना, यहाँ से कम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। उसके बाद अपन देखते हैं देखो लोडिंग ट्रक। तो देखो जो ट्रक होता है आपका अलग अलग कैपेसिटी का होता है, जैसे 3 टन का कोई लोडिंग कैपेसिटी का ट्रक है, या 5 टन का, या फिर 8 टन का। तो उसमें देखो ब्रिक कितनी आ सकती है, ब्रिक या टाइल, तो 1000 आ सकती है अपने 310 टन कैपेसिटी वाले ट्रक में। तो ये चीज़ भी आप लोग एक बार देख सकते हो। अगर वो लोडिंग ट्रक अगर कच्चे से निकल के जा रहा है तो वहाँ पे उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 33% रिड्यूस करते हैं दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जिनमें देखो फर्स्ट है कॉन्टीजेंसीज। ये क्या होती है, इंसिडेंशनल एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपकी साइट पे, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगते हैं उनको बोलते हैं कॉन्टीजेनियस। तो इसको 3 से 4% ओवरऑल कॉस्ट का एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। उसके बाद में वाटर चार्जेस अपन ने देखे थे अभी, कितना होता है, 1.5 से 2%। टूल और प्लांट्स के लिए 1 से 1.5%, जिसमें कोई भी अगर अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे मशीनरी हो, तो ये आगे आपके पास डिपार्टमेंटल चार्जेस। तो डिपार्टमेंटल चार्जेस में हो गया जैसे आपकी जो इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरी, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर है, या फिर कोई साइट सुपरवाइजर है, एजुकेशन का जो वर्क हो रहा है ना, तो जो अगर ड्राइंग वगैरह का खर्चा आ रहा है तो वो 10 से 15% माना जाता है। उसके बाद में साइट प्लान, लेआउट प्लान, इंडेक्स प्लान, ये चीज़ें अपन लेते हैं। जैसे इंडेक्स प्लान लेते हैं अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, प्लिंथ एरिया हो गया आपके पास, सर्कुलेशन एरिया हो गया, कारपेट एरिया हो गया, है ना। तो इनका पूछ लेता है कि इनमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो आपका प्लिंथ एरिया है, जो प्लिंथ आपकी जो डीपीसी है उससे कितना बाउंडेड एरिया है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। तो देखो कोर्टयार्ड जो है आपकी वो इंक्लूड नहीं होगी, कोई भी ओपन स्पेस है आपका वो भी इंक्लूड नहीं होगा, बालकनीज इंक्लूड नहीं होगी। अगर बालकनी ज़्यादा है तो 50% इंक्लूड कर लेते हैं अपन। उसके अलावा देखो कैंटिलीवर का कोई प्रोजेक्शन है, कोई बाहर कैंटिलीवर का प्रोजेक्शन निकल रहा है, या एरिया ऑफ द लॉफ्ट हो गया, टावर हो गई, ट्रेड्स हो गया, डोम्स हो गया, तो इनको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इनके अलावा देखो इंक्लूड क्या करते हैं अपन, जितना भी सपोर्टेड पोर्च है, अपना फ्लोर है, एरिया ऑफ द ममटी, जो ममटी होती है आपकी छत, जो अपर पार्ट में सुपर स्ट्रक्चर में ममटी होती है, उसको अपन इंक्लूड करते हैं। फ्लोर्स को अपन इंक्लूड करते हैं, वॉल एरिया को कम्प्लीटली इंक्लूड करते हैं, और 50% बालकनीज भी अपन इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा देखो फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया बिल्डिंग का टोटल, मतलब इसका जो डेफिनेशन होगी फ्लोर एरिया रेशियो की, वो होगी आपकी फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। अगर कंप्लीटली आपको दिया हुआ है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जो फ्लोर एरिया रेशियो होगा वो हो जाएगा टोटल फ्लोर एरिया। मतलब जैसे 10 फ्लोर का एरिया है ना, 9+, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोर एरिया लेंगे 10 के 10 फ्लोर्स का, उसके बाद में प्लॉट एरिया से डिवाइड करेंगे तो वहाँ आ जाएगा फ्लोर एरिया रेशियो। दोस्तों ध्यान रखना है, टोटल फ्लोर्स का एरिया लेना पड़ेगा फ्लोर एरिया रेशियो के लिए, यहाँ एक फ्लोर का नहीं लेना। तो यहाँ से अपन देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों अपन लेते हैं सर्कुलेशन एरिया। तो जो सर्कुलेशन एरिया मतलब जहाँ पे अपन मूवमेंट कर रहे हैं, तो जो मूवमेंट का जो एरिया होता है दोस्तों किसी भी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग के अंदर, तो जो हॉरिजॉन्टल अपन लेते हैं वो 10 से 15% लेते हैं, और जो वर्टिकल जो होता है, जैसे अपने स्टेयर पे जा रहे हैं तो जो अपना मूवमेंट हो रहा है ना, वर्टिकल मूवमेंट, वो होता है 4 से 5%। लिफ्ट हो गई या स्टेयर्स हो गई। तो उसके बाद में बात करते हैं अपन कारपेट एरिया की। कारपेट का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ अपन फ्लोर्स पे अपन कारपेट बिछा रहे हैं, या लिवेबल जो एरिया है, लिटरेबल जो एरिया है, उसको बोलते हैं अपन कारपेट एरिया, जहाँ सैनिटरी और अदर वर्क्स अपना हो रहा है। तो जो ऑफिस के अंदर अपन लेके चलते हैं कारपेट एरिया, वो लेके चलते हैं 60 से 75%, और रेजिडेंशियल के लिए 50 से 65%, और अगर कोई प्लानिंग के लिए, कोई एम के लिए जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे 75% लेते हैं। उसके बाद में आते हैं एक्सटर्नल सर्विसेज। अब जो एक्सटर्नल सर्विसेज कौन कौन सी हो गई, उनके लिए 10 से 20% अपन अलॉट करते हैं एस्टिमेशन में। तो जो इलेक्ट्रिक पोल अगर अपन लगा रहे हैं बाहर, या प्लांटेशन कर रहे हैं, या कोई वाटर टैंक लगा रहे हैं, जैसे कोई सोसाइटी के लिए वाटर टैंक लगा रहे हैं, तो उनके लिए जो अपन एक्स्ट्रा जो खर्चा लेके चलते हैं वो चलते हैं अपन 10 से 20%।
अब जो रेट ऑफ शेड्यूल जो भी बनता है दोस्तों, ध्यान रखना, जितना भी रेट ऑफ शेड्यूल बनता है वो 8 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करते हुए बनता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन आपका कोई भी मटेरियल 8 किलोमीटर ज़्यादा दूरी से आ रहा है तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगेगा। और उसके अलावा अगर 8 किलोमीटर की रेंज में है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं इंक्लूड किया जाता। उसके बाद में करते हैं बिल्डिंग इंडेक्स होता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सेंशन, जहाँ सेंशन करवाते हैं। बिल क्वांटिटीज़ हो गई। वैल्यूएशन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन में अपन बात करते हैं दोस्तों कि वैल्यूएशन में बात करते हैं अपन कि जैसे जो कोई भी प्रॉपर्टी है अपनी, उसकी कितनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हो या उसकी जो भी वैल्यू है, उसकी सर्विस लाइफ के बाद भी वैल्यू कितनी है, सर्विस लाइफ आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसकी वैल्यू कितनी है। तो जो वैल्यूएशन करते हैं उनके बहुत पर्पस होते हैं। पर्पस क्या क्या होते हैं, अगर अपन को कोई सेल करनी है प्रॉपर्टी, या फिर बाय करनी है, या फिर टैक्सेशन करना है, या रेंट फिक्स करना है, या लोन लेना है, या इंश्योरेंस करना है, तो इन सब के लिए अपन क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट चार्जेस वगैरह के लिए उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन के लिए अपन दो चीज़ देखते हैं कि उससे ग्रोस इनकम कितनी हो रही है और उससे आउटकम कितना जा रहा है, और टोटल नेट कम इनकम कितनी होगी। तो इन सबको देखते हुए अपन उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो वैल्यूएशन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं आपके पास, जिनमें पहला मेथड आपका सिंकिंग फंड। देखो सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड एक पीरियोडिक डिपॉजिट होता है, जिस पीरियोडिक डिपॉजिट से अपन अपनी बिल्डिंग की सर्विस लाइफ के बाद में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना कि जो सिंकिंग फंड का फॉर्मूला होता है वो होता है SI अपॉन में 1 + i⁻n−1। यहाँ पे आई क्या है, अपनी इंस्टॉलमेंट जो किस्त अपन दे रहे हैं वो है। उसके बाद डेप्रीशिएशन। दोस्तों डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है उसमें कितना डिग्रेडेशन आया, उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, तो वो चीज़ अपन देखते हैं डेप्रीशिएशन में। उसके बाद में करते हैं अपन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला बोलता है कि जो उसका डिग्रेडेशन होगा वो कितना होगा, उसमें कितनी डिक्रीज हुई इसकी वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला है C-S/n। एन यहाँ पे उसकी लाइफ ईयर्स है, और एस जो है वो इसकी स्क्रैप वैल्यू है। आगे देखेंगे दोस्तों स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, और जो सी है वो ओरिजिनल कॉस्ट है। तो वहाँ पे जो बुक वैल्यू होगी वो C-ND। उसके बाद कॉस्ट परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखना है 1-S/C⁴ उसके बाद सिंकिंग फंड मेथड है। तो देखो सिंकिंग फंड मेथड से अपन जितना फंड वहाँ पे दे रहे हैं, जितना अपने सिंकिंग फंड है उसके हिसाब से उसकी इंक्रीमेंट अपन देख सकते हैं। क्वांटिटी सर्विंग मेथड। तो देखो क्वांटिटी सर्विंग मेथड है जिसमें अपन डिके और डैमेज को वैल्यूट करते हैं। और उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू, देखो कुछ टर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी है। देखो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि कोई भी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके डिसमेटल्ड होने के बाद उसकी जो वैल्यू बच गई, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग थी वो डिसमेटल्ड हो गई, उसके बाद में जो उसकी वैल्यू बच गई, जो उसमें रिइंफोर्समेंट रह गया, ब्रिक्स रह गई, स्टोन्स रह गए, तो उनकी जो वैल्यू है वो 10% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और साल्वेज वैल्यू की बात करते हैं तो आफ्टर यूटिलिटी पीरियड या सर्विस लाइफ के बाद में जो वैल्यू बचती है उसको साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। और ये जो आपकी साल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो सकती है। दोस्तों नेगेटिव कैसे हो सकती है, जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग बनाई और वो पूरी तरह डैमेज होकर गिर गई, और गिरने के बाद उस वहाँ से जो मलबा है ना उसको हटाने का चार्ज भी तो लेगा म्यूनसिपालिटी। तो वहाँ से जो उसको हटाने का या पर्सनली जो हटवा रहे हैं व्हीकल से, तो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो खर्चा आएगा तो वो वहाँ की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव कर देता है। तो ये जो आपकी साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। किसी भी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू होती है कि मार्केट में उसे ओपनली मार्केट में क्या वैल्यू है। बुक वैल्यू, किसी भी प्रेजेंटली टाइम पे उसकी जब बुक करना हो या खरीदना कुछ भी करना हो तो वहाँ पे बुक वैल्यू काम में आती है। ऐसे रिटेबल वैल्यू होती है, कैपिटल कॉस्ट होती है, कैपिटलाइज कॉस्ट होती है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आपकी कैपिटलाइज कॉस्ट बढ़ती है घटती है, वैसे ही उसके साथ में रेंट क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो ईयर परचेज का फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभार, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 में रेट ऑफ इंटरेस्ट, या 100 में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1/i ईयर परचेज का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है दोस्तों आपको। ये ओब्लिसेंस होता है, जैसे कोई ओल्ड डेटेड मॉडल है, आपने बिल्डिंग बनाई और उसका प्रचलन ही खत्म हो गया हो तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। एन्युटी होती है, पीरियोडिक पेमेंट को एन्युटी बोलते हैं। मोर्टेज होता है जो लोन वगैरह जो अपन लेते हैं उसको बोलते हैं। ऐसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, लीज होल्ड जो किराए वगैरह पर ले रखी है वो प्रॉपर्टी हो गई। बिल्डिंग लीज हो गया, तो इनको एक बार थोड़ा सा हल्के से देख लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम है। उसके अलावा देखो मेथड अपन बात करते हैं कि वैल्यूएशन के प्रॉपर्टी के, तो रेंटल मेथड हो गया, डायरेक्ट कंपनसेशन मेथड हो गया, वैल्यू बेस्ड प्रॉफिट हो गया, वैल्यू बेस्ड कॉस्ट हो गई, डेवलपमेंट मेथड हो गया। तो ये मेथड अपन को ध्यान में रखने हैं और ध्यान में रखते हुए इनको याद करने। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ये देखो लाइफ ऑफ द आइटम्स कभी कभार पूछ लेता है कि जैसे आपने ब्रिक वर्क किया तो कितने दिनों के लिए जाता है, 100 ईयर्स के लिए। फ्लोरिंग 50 से 70 या 20 ईयर्स के लिए किया जाता है। यहाँ पे सीमेंट जो कॉन्क्रीटिव फ्लोरिंग करते हैं वो 50 ईयर्स के लिए करते हैं। तो एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। आपकी जो टीक वुड होती है वो 40 ईयर्स के लिए होती है। उसके बाद में मेथड देखते हैं एस्टिमेशन के। तो देखो
अप्रोक्सीमेट मेथड होता है एक तो, जिसमें क्या करते हैं अपन उसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई तो अपन अप्रोक्सीमेट, जैसे 10 लाख का खर्चा आया हो, है ना, तो प्रीलिमिनरी जो मतलब अप्रोक्सीमेट उसकी कितनी वेरियस से स्टडी करके डायरेक्ट अपन बता रहे हैं कि उसका जो एस्टिमेशन होगा वो इतना होगा, तो वो होता है आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं प्लिंथ एरिया मेथड। आपका जो प्लिंथ है, प्लिंथ जो है, प्लिंथ की एरिया निकालो, उससे जो प्लिंथ एरिया की जो रेट चल रही है मार्केट में उससे मल्टीप्लाई करके अपन प्लिंथ एरिया मेथड से एस्टिमेशन कर सकते हैं। एक होता है आपका क्यूब रेट मेथड। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाई, उसी के पास में कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसका खर्चा आया था 10 लाख रुपये, सेम बिल्डिंग आपको बनानी है, तो आप ऐसे डायरेक्टली उसका एस्टिमेशन कर सकते हो कि जैसे इसमें 10 लाख का खर्चा आया था, तो जो मेरी बिल्डिंग बनेगी उसमें भी कितना का आएगा, 10 लाख का खर्चा आएगा। तो यहाँ से ये मेथड कहलाता है आपका क्यूब रेट मेथड। अप्रोक्सीमेट आपने देख लिया, क्वांटिटीज निकालो और मेथड से कैलकुलेशन कर लो। उसके बाद डिटेल एस्टिमेट की बात करते हैं, हम एक एक चीज़ का निकालते हैं कि प्लास्टरिंग के लिए कितना खर्चा आया, कंस्ट्रक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए कितना खर्चा आया, उसके अलावा वहाँ पे ब्रिक वर्क के लिए कितना खर्चा आया, और उसके अलावा फाउंडेशन का कितना खर्चा है, डोर विंडो का कितना है। तो एक एक क्वांटिटी वाइज अपन डिटेल जो एस्टिमेट करते हैं उसको बोलते हैं आइटम वाइज मेथड या डिटेल्ड मेथड। उसके बाद में देखो ये दो सीट होती है, मेजरमेंट सीट जिसमें अपन अपना जो मेजरमेंट करते हैं कि कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ। उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट सीट होती है जो कॉन्ट्रैक्टर रखता है, फिल करता है अपने बिल बनवाने के लिए। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट सीट कौन यूज़ करता है, कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करता है बिल बनवाने के लिए। एक रिवाइज एस्टिमेट होता है, अगर आपने कोई एस्टिमेशन बनाया उसमें कोई मिस्टेक्स रह गई तो क्या करते हैं आप, रिवाइज कर देते हो, तो वहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट दे सकते हैं अपन। एक होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो रिवाइज में ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई मटेरियल, आपने कोई टेंडर लिया और टेंडर लेने के बाद कुछ दिनों बाद में पता चला है कि वहाँ पे जो लेबर है उसकी रेट बढ़ गई, या हो सकता है कि आप बजरी सीमेंट वगैरह की रेट बढ़ गई, तो वहाँ पे आपको जो एस्टिमेशन है वो दोबारा देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। एक होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। जैसे आपको कोई टेंडर लिया आपने एक बिल्डिंग बनाने का, या बिल्डिंग बनाने का जब टेंडर आपने लिया तो उस बिल्डिंग के अलावा आपको बोला गया कि आपको है ना वाटर टैंक और बनाना है, सामने लोन लगाना है, तो उसके लिए जो लोन और जो वाटर टैंक का चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोल्स का जो चार्जेस है, उसका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और बना के भिजवाओगे, आगे सेंशन करवाओगे, तो ये चीज़ है। उसके बाद में बात करते हैं अपन एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस की बात करते हैं अपन। तो उसके बाद में देखो, उसके बाद में अपन देखते हैं कि जैसे डिटेल एस्टिमेट अपन बात करते हैं कि सिंगल वॉल आपने कंस्ट्रक्ट की, अब वो कितना मीटर क्यूब आपका वर्क हुआ। जैसे कोई भी मशीनरी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कितना मीटर क्यूब आपका वर्क हुआ, उसको निकालने के लिए आपके पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है डिटेल एस्टिमेट, आप डिटेल उसका कैलकुलेशन कर लो। एक होता है आपके पास लॉन्ग व शॉर्ट वॉल मेथड। एक होता है आपके पास सेंट्रल लाइन वॉल मेथड। तो ये तीनों मेथड होते हैं दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग यूज़ करता है। जैसे पीडब्ल्यूडी आपके यूज़ करता है, तो इस तरह से मेथड्स को आपको ध्यान में रखना है। इनकी कैलकुलेशन एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो दोस्तों, ये आपको पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना या यहाँ से नोट्स बना लेना। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे आर्चेज की। देखो एस्टिमेशन कर सकते हैं अपन। उसके अलावा रोड और हाईवेज की कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। तो इसमें देखो रोड एस्टिमेशन के लिए अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, BD + SD² इंटू लेंथ। इसके अलावा देखो रोड एस्टिमेशन के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। उन मेथड्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपने ट्रेपेजॉइडल मेथड हुआ, मिड सेक्शनल मेथड हुआ, मीन सेक्शनल मेथड हुआ, प्रीजोइडल मेथड हो गया। उसके अलावा देखो ट्रेपेजॉइडल अपन कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है, तो एक बार फॉर्मूले सारे याद कर लेना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स बच रहे हैं अपने। ब्रिक्स की बात करते हैं, तो देखो ब्रिक्स जो होती है अपनी, उसके साइजेज में कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे उसकी कन्वेंशनल साइज पूछ ली, तो ब्रिक की कन्वेंशनल साइज होती है 25 × 12.5 × 7.5। तो इस तरह से कन्वेंशनल साइज पूछ सकता है, स्टैंडर्ड साइज पूछ सकता है, उसकी नॉमिनल साइज पूछ सकता है। उसके एक फ्रॉग होता है जो ऊपर, उस फ्रॉग की साइज पूछ सकता है। देखो ब्रिक की साइज होती है 20 × 19 × 9 तो उसके बाद में बात करते हैं फ्रॉग साइज। फ्रॉग साइज जो होती है वो होती है 10 × 4 × 2 या 1। जो यहाँ पे रेडियस अगर देखा है तो रेडियस हो जाएगा, नहीं तो फिर कौन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज होगी। ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज ये पूछता नहीं है, लेकिन ये इंडिया में अपने ट्रेडिशनल ब्रिक साइज ही चलती है। उसके देखो ब्रिक की विड्थ की बात करते हैं, देखो हाफ ब्रिक की जो साइज होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना 4.5 इंची की वॉल बना रहे हैं, तो वो हाफ ब्रिक वॉल हो गई, तो वहाँ पे जो साइज होगी वो 4.5 इंची हो गई, या 10 सेंटीमीटर बोलते हैं उसको, है ना। तो ये हो गई। और फुल ब्रिक वर्क का मतलब पूरी 9 इंची की, तो वहाँ पे जो साइज होगी वो 20 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे लाइन कॉन्क्रीटिंग ये निकालने के कुछ फॉर्मूले वगैरह है, देख लेना इस चीज़ को।
देखो स्टैंडर्ड वेट निकालते हैं बार का, वो होता है d² / 162। ये चीज़ें हैं। अगर कोगुलेटेड अपन पेंट करने किसी पे कोगुलेटेड सरफेस पे फेस करें तो वहाँ पे जो एरिया है वो 20% बढ़ जाता है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे सोइल इंडेक्स है, ये चीज़ें देखना दोस्तों। उसके अलावा देखो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को अलग से प्रॉफिट दिया जाता है तो उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज प्लस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ये बोला जाता है। तो उसके अलावा देखो कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन लगभग 5% होता है, डोर विंडो के लिए 16% होता है। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ फिलिंग के लिए अपन मान के चलते हैं कि 1.5% ओवरऑल कॉस्ट का लगता है। तो इसके अलावा ये सब चीज़ आप देख लेना एक बार और देख है ना। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर लेते हैं 100 सेंटीमीटर बाय 190 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और ये जो वीडियो है आपके लिए बनाया गया है शॉर्ट नोट्स, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर ये जो आपके एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग है इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने बनाया है। तो ये देख के अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।